गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं लेखांकन अनुपात का। 12th लेखांकन में अध्ययन कर रहे हैं लेखांकन अनुपात का। तो कल हम लोगों ने लाभदायकता अनुपात और तरलता अनुपात को देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात यह स्पष्ट करता है कि संस्था के पास जो संसाधन हैं उनका उपयोग कितनी कुशलता से करती है। तो क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत सबसे पहले आता है स्थायी संपत्ति अनुपात, या इन अनुपात को हम लोग आवर्त से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले स्थायी संपत्ति अनुपात, इसका सूत्र है बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि सवाल में बेचे गए माल की लागत और शुद्ध विक्रय दिया है, दोनों दिए हैं, तो हमेशा बेचे गए माल की लागत को प्राथमिकता देना है। इसके बटे में आ जाएगी स्थायी संपत्ति। सेकंड आता है कार्यशील पूंजी अनुपात या आवर्त। कार्यशील पूंजी का मतलब है आप चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटा दोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा कार्यशील पूंजी। इसका सूत्र रहेगा बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। थर्ड कुल पूंजी अनुपात या आवर्त। बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे कुल पूंजी। फोर्थ संपत्ति आवर्त अनुपात। बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे कुल संपत्ति आएगा यहां पे। बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे कुल संपत्ति। कुल संपत्ति में आपकी तीनों संपत्तियां शामिल रहेंगी, स्थायी संपत्ति, विनियोग और चालू संपत्ति। तीनों प्रकार की संपत्तियां जो हैं कुल संपत्ति में रहेंगी। इसके बाद आते हैं हम चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। तो इसमें बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे चालू संपत्ति। तो हमें एक बात का इन सूत्रों में ध्यान रखना है कि ऊपर बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय आएगा, सिर्फ बटे के जो इसके बटे में है वो बदल रहा है। कहीं स्थायी संपत्ति है, कहीं कार्यशील पूंजी है, कहीं कुल पूंजी कुल संपत्ति, तो सिर्फ बटे में बदल रहा है। हर चीज के ऊपर बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय लेना है। तो चालू संपत्ति में बटे में आ जाएगा चालू संपत्ति। छठवें नंबर पर आते हैं हम स्कंध आवर्त अनुपात। स्कंध आवर्त अनुपात का सूत्र है बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय बटे औसत रहतिया। औसत रहतिया निकालने के लिए हम प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया बटे 2 कर देंगे। और यदि सवाल में दोनों रहतिये ना देकर अकेला एक रहतिया दिया है तो फिर हमें उसी से का प्रयोग करना है। देनदार आवर्त अनुपात। देनदार आवर्त अनुपात का अर्थ है शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार। औसत देनदार के लिए आपको प्रारंभिक देनदार प्लस प्रारंभिक प्राप्य विपत्र प्लस अंतिम देनदार प्लस अंतिम जो है प्राप्य विपत्र, यानी जो प्राप्तियां होती हैं वो 2 माध्यम से होती हैं, देनदार और प्राप्य विपत्र। तो ये चारों आपको जोड़ना है, बटे में 2 कर देना है। यदि मान लीजिए आपको केवल अकेले देनदार और प्राप्य विपत्र मिलते हैं तो केवल उनको जोड़ने से काम चल जाएगा। अगला आता है औसत वसूली अवधि। औसत वसूली अवधि का सूत्र रहेगा औसत देनदार गुणित गए 365 बटे शुद्ध उधार विक्रय। अगला आता है लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार आवर्त अनुपात यानी शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार। औसत लेनदार में प्रारंभिक देय विपत्र प्लस प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम देय विपत्र प्लस अंतिम लेनदार बटे 2। इसमें भी हमें ध्यान रखना है
कि यदि ये चारों नहीं दिए हैं, केवल 2 दिए हैं, तो अपन उसको भी बटे में 2 करके कर सकते हैं। अगला आता है औसत भुगतान अवधि। सूत्र औसत लेनदार गुणित गए 365 बटे शुद्ध उधार क्रय। क्रियाशीलता अनुपात में जो भी रिजल्ट आएगा वह टाइम में आएगा, यानी आपको हर रिजल्ट के बाद टाइम लिखना है। और ये जो 2 हमने लिए हैं, एक औसत वसूली अवधि और औसत भुगतान अवधि, इनके आंसर दिन में आएंगे। दिन हो सकते हैं, माह हो सकते हैं। यदि वो आपको सवाल में 12 दे रहे हैं तो आप माह के बेस पे आंसर दोगे, और यदि आपको वो दिन दे रहे हैं यानी 365 सूत्र प्रयोग कर रहे हैं तो आंसर दिन में आएगा। अब हम लोग आते हैं क्रियाशीलता अनुपात, सॉरी चौथे नंबर पर आते हैं शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात यह स्पष्ट करता है कि संस्था अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए क्या क्षमता रखती है। तो इसमें करीब 5 सूत्र हैं। पहला है कुल बाह्य दायित्व बटे कुल संपत्ति। कुल बाह्य दायित्व का मतलब इसमें ऋणपत्र रहेंगे और लेनदार रहेंगे। कुल संपत्ति में तीनों आ जाएंगी, आपकी स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और विनियोग। ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात बाह्य दायित्व बटे आंतरिक दायित्व। बाह्य दायित्व में आएंगे ऋणपत्र और आंतरिक दायित्व में आएगा अंशधारियों का फंड, यानी अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य और लाभ। थर्ड आता है स्वामित्व अनुपात। अंशधारियों का फंड बटे कुल संपत्ति। फोर्थ आएगा स्थायी संपत्ति अनुपात। दीर्घकालीन कोष या बाह्य दायित्व मतलब ऋणपत्र बटे शुद्ध स्थायी संपत्ति, यानी स्थायी संपत्ति में से आपको ह्रास घटा लेना है। ब्याज आवर्त अनुपात, यानी इसका सूत्र रहेगा EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, यानी ब्याज और टैक्स, यानी कर और ब्याज के जो पूर्व लाभ है वह आपको लेना है। और बटे में आ जाएगा ब्याज एवं व्यय, यानी इसको प्राप्त करने के लिए जैसे ऋण पत्रों पर ब्याज देना पड़ता है तो वह व्यय के रूप में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।